राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 3 जिसका अनुमान है नोट टेकिंग, जिसमें हम आज यूनिट 3 और यूनिट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 3 को देखते हैं, जिसका अनुमान है टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग, यूज ऑफ टेबल्स एंड डायग्राम्स। हमारे इस यूनिट के साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर हम इस यूनिट का थोड़ा तारुफ देंगे, फिर नोटों की तंजीमें यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स, जिसमें हम टेबल्स के बारे में बात करेंगे, एदाद व शुमार की शक्ल में मालूमात फराहम करने वाला एक हवाला, मुतज़ाद तफसील देने वाला एक हवाला, फिर मौजू के मुख्तलिफ पहलू को पेश करने वाला हवाला, नोट्स की तंजीम जिसमें हम उसका खाका देखेंगे, फ्लो चार्ट्स के बारे में हम जानेंगे, ट्री चार्ट्स के बारे में हम जानेंगे और दीगर खाका जो हम बाकी खाका जो इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो सबसे पहले इस यूनिट के मकासद पे हम नजर डालते हैं। इस यूनिट का जो एम है वो ये है कि नोट्स को किस तरह से बनाया जाता है, नोट्स की उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से की जाती है, कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हम नोट्स बना सकते हैं, टेबल्स क्या है, डायग्राम्स क्या है, और उनकी टेबल्स और डायग्राम्स की मदद से हम किस तरह से नोट्स बना सकते हैं, समराइज किस तरह से नोट्स का कर सकते हैं, और बहुत सारे टेक्निक्स जो है नोट टेकिंग के उसके बारे में भी हम जानेंगे। और इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह से जो पैराग्राफ्स होते हैं, पैसेजेस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स होती हैं, तो उसमें किस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट टेकिंग हम करते हैं। यानी वो सब टॉपिक पे डिपेंड होता है, वो सब पैराग्राफ पे डिपेंड होता है कि किस पैराग्राफ के लिए कौन सा टेबल सूटेबल है, क्या फ्लो चार्ट सूटेबल है, डायग्राम सूटेबल है। तो इस बारे में भी हम इस यूनिट में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट का थोड़ा तारुफ देते हैं। जैसे कि हमने पिछले यूनिट में जो इस यूनिट का जो पिछला यूनिट था उसमें भी हमने डिस्कस किया कि नोट टेकिंग किस तरह से की जाती है। यानी जो रीडिंग मटेरियल है उस रीडिंग मटेरियल से किस तरह से नोट टेकिंग की जाती है, उस पर हमने बात की। उसमें हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको हम नोट टेकिंग में लेते हैं, और जो बाकी इंफॉर्मेशन होती हैं या रिडंडेंट इंफॉर्मेशन होती हैं या अ, वो इंफॉर्मेशन जो यूज़फुल नहीं होती है या वो जो ज़्यादा एसेंशियल नहीं होती है, उसको किस तरह से हम स्किप करते हैं, और किस तरह से खाली एसेंशियल इंफॉर्मेशन को हम नोट टेकिंग में लेते हैं, और किस तरह से हम शॉर्टनिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, एब्रिविएशंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल हम करते हैं। वो हमने पिछले यूनिट में डिस्कस किया। किस तरह से वो हमारा टाइम जो है बचाता है, किस तरह से वो अ, हम मेन हेडिंग्स को किस तरह से टेबल्स में लेते हैं, नोट टेकिंग में किस तरह से हेडिंग्स को लेते हैं, मेन हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को किस तरह से लिया जाता है। तो हमने इससे पहले यूनिट में वो सब डिस्कस किया। अब हम इस यूनिट में इस नोट टेकिंग को फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस यूनिट में हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे टेबल्स को किस तरह से बनाया जाएगा, चार्ट्स को किस तरह से बनाया जाता है, डायग्राम्स को किस तरह से बनाया जाता है, उन सब के बारे में हम इस यूनिट में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स यानी टेबल्स, नोटों की तंजीम, जिसमें हम टेबल्स के बारे में सबसे पहले मैं बात करेंगे। नोट्स हम अक्सर बनाते हैं, यानी जब हम पैसेज पढ़ते हैं उसके बाद हम नोट्स बनाते हैं, या वो वाली पैसेज जिसमें फिगर्स होगी, जिनमें कंट्रास्ट वाली इंफॉर्मेशन होगी, या एक टॉपिक में बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करता है, तो उसमें भी हम नोट्स बनाते हैं। नोट्स की वजह से हम अपने थॉट्स को या जो पैराग्राफ के थॉट्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको हम पेश करते हैं, उसका एक लिस्ट बनाते हैं, उनको टेबल्स में उनको इंक्लूड करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो इंफॉर्मेशन रहती है या
स्टूडेंट को याद करने के लिए काफ़ी आसाइश हो जाती हैं जब वो इन नोट्स को देखता है। इन टेबल्स जब वो सारी नोट्स जो हैं वो टेबल्स में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी या फ्लो चार्ट में या डायग्राम में वो रिप्रेज़ेंट होती, तो उससे लर्न करने में, मेमोराइज़ करने में काफ़ी आसाइश होती है। अब हम देखते हैं अ पैसेज गिविंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स यानी एदाद व शुमार की शक्ल में मालूमात फराहम करने वाला एक हवाला। तो एक एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल में हम देखेंगे पहले इस एग्ज़ाम्पल को पढ़ेंगे, फिर हम इस एग्ज़ाम्पल में देखेंगे किस तरह से इस पैसेज की नोट टेकिंग की जाती है। उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से नोट टेकिंग करनी है, किस तरह से टेबल्स में इस पूरी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से इंक्लूड करना है, कौन-सी सब हेडिंग्स हैं, कौन-सी हेडिंग्स हैं, उन सब को हम टेबल्स में शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम्पल को हम पढ़ते हैं। Your purpose in reading in the following passage will be to find out the quantity of the different variety of cooking oil used in the country and the regions where different kinds of oils are used. तो इस पैसेज में वैराइटीज ऑफ ऑयल के बारे में, कुकिंग ऑयल के बारे में बताया गया है, जिसमें रीजन्स के बेसिस पे किस रीजन में कौन सा ऑयल यूज किया जाता है, इनमें पूरी इंफॉर्मेशन है और हमें ये देखना है कि किस तरह से किस रीजन में कौन-सा ऑयल यूज़ किया जाता है और ऑयल की डिफरेंट वैरायटी क्या है, वो सब हमें इस पैसेज में देखना है। तो हम इस पैसेज को देखते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। Edible oils are an important constituents of the Indian diet. Besides being a source of energy, they add a special flavor to food and provide a lubricating action to the body tissues. In recent years, their association with different human disease and their adulteration have become a healthy problem for people. A variety of cooking oils are common, used in different parts of country. The major sources are groundnut oil, mustard oil, sesame oil, coconut oil, sunflower oil, safflower, soybean oil have become popular, and coconut in the south, mustard oil in Bengal, Bihar and Orissa in the east, and Kashmir in the north. The annual per capita consumption of the edible oils in the country was about 6 kg in 1984, which is lower than the world average of 11 kg and the average of 26 kg in developing countries. In developed countries, it is higher in the high socio-economic status group due to their use of fried preparation. It is, however, desirable that the daily intake of the fat should not contribute more than 15% to 20% calories in the diet. तो इसके रेफरेंस भी दी गई हैं जहाँ से ये लिया गया है। अब हम देखते हैं कि इस पैसेज की किस तरह से हम नोट टेकिंग करेंगे, किस तरह से हम इसको टेबल्स में इसको शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जैसे यहाँ पर इस चेक योर प्रोग्रेस में हम देखते हैं, इस फिगर में जो पैसेज हमने इससे पहले देखी, इस पैसेज को हमें टेबल में इसकी नोट टेकिंग करनी है। तो टेबल में इसकी नोट टेकिंग किस तरह से की जाती है, जैसे हमने इस पैसेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि एडिबल ऑयल्स जो हैं ये हमारी सेहत के लिए कैसा है, वो सब इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ जो डिफरेंट ऑयल्स हैं उसके बारे में बताया गया है और कितने टन्स जो हैं इन ऑयल्स का इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है वो भी दिखाया गया है और उसके अलावा इंडिया में कौन सा जो ऑयल है वो कौन सा पॉपुलर है वो भी दिखाया गया है इसमें और किस एरिया में कौन सा ऑयल यूज किया जाता है वो भी हम इस पैसेज में हमने देखा और एनुअल कंजप्शन जो है इन एडिबल ऑयल्स की वो कितनी है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, वो सब इसमें हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको हम नोट टेकिंग में लेते हैं। नोट टेकिंग में हम मेन इन्फॉर्मेशन जैसे नेम ऑफ ऑयल जो है ये इसकी हेडिंग रहेगी, मेन हेडिंग, और क्वांटिटी जो है यानी कितने टन्स में इसकी अवेलेबिलिटी है वो देखते हैं। उसके बाद रीजन्स जहाँ पर ये ऑयल्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है
तो वो सब ये सब मेन हेडिंग में रहेगा, क्योंकि इस पैसेज में हमें यही फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि इनमें जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ कुकिंग ऑयल है वो हमें देखना है, और उसके बावजूद हमें रीजन्स भी देखने हैं कि इन रीजन में कौन सा ऑयल जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए हमने इनमें ये मेन हेडिंग्स ली हैं। तो ग्राउंडनट ऑयल, सबसे पहले ग्राउंडनट ऑयल की जो क्वांटिटी है वो 14 लाख है, 14 लाख टन्स। तो यहाँ पर क्वांटिटी में हम उसको लिखेंगे 14 लाख टन्स। और किस रीजन में इस्तेमाल होता है, ये वेस्ट कोस्ट और सेंट्रल इंडिया में इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इस वाले कॉलम में, रीजन वाले कॉलम में, इसको हम लिखेंगे वेस्ट कोस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल की जो क्वांटिटी वहीं से दी हुई है इस चेक योर प्रोग्रेस में, एक एक्टिविटी है। तो इस मस्टर्ड ऑयल की जो क्वांटिटी है वो 6 लाख है, और किन रीजन में इस्तेमाल होता है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कश्मीर में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सीसम ऑयल की जो क्वांटिटी है वो 1,50,000 टन्स है, और ये किन रीजन्स में इस्तेमाल होता है, वेस्ट कोस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। फिर उसके बाद कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी जो है उसकी क्वांटिटी 1,50,000 टन्स है, और किन रीजन्स में इस्तेमाल किया जाता है, इनमें इसकी जो रीजन्स का नहीं दिखाया गया है। ये ज़्यादातर साउथ में इस्तेमाल होता है, कोकोनट ऑयल इन द साउथ। फिर उसके बाद सनफ्लावर ऑयल, फिर सैफ ऑयल एंड सोयाबीन। सनफ्लावर ऑयल की जो क्वांटिटी है वो 1 लाख टन है। उसके बाद सैफ ऑयल की क्वांटिटी 25,000 टन, और उसके बाद सोयाबीन की क्वांटिटी जो है वो 10,000 टन है। और किन रीजन्स में इस्तेमाल होता है, इनमें कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दिखाई गई है इस पैसेज में कि ये ऑयल कहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम नोट टेकिंग कर सकते हैं पैसेज की। जैसे हमने पैसेज भी पढ़ी, उनमें पैसेज में हमने देखा कि जो मेन हेडिंग्स है उनको हमने टॉप पे रखा, और उसके बाद जो सब हेडिंग्स हैं उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करके इन हेडिंग्स के नीचे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से हम नोट टेकिंग करते हैं टेबल्स में। अब हम देखते हैं कि एक और पैराग्राफ है, पैसेज गिविंग कंट्रास्ट टू डिस्क्रिप्शन। तो एक और पैसेज है जिसमें हमें जिसकी हमें नोट टेकिंग करनी है। इस पैसेज को हम पढ़ते हैं। द टू मेन kinds of grasslands are tropical grassland and temperate grassland. And tropical grassland occurs in Africa and in the parts of southeastern Asia, northern Australia, India, and South America. The major temperature grassland uh, North America, the Russian steppes, the South Africa veldt, the Australian and the New Zealand down, and the South American pampas. And most tropical grassland lies between the forest and semi-desert. The annual rainfall, all the confirmed to one season, is usually high. Swana's grassland lands are dotted with such trees as acacia and baobab. In moist areas, the elephant grass may reach first 5 meters, but towards the desert it becomes increasingly shorter. Temperature grasslands has less rainfall than tropical grasslands in the winter that are often extremely cold and snowy. Trees are rare, very little of true temperature grassland survives, and much is now farmland. The major herbivores found in the temperature grassland are pronghorn, rodent, and rabbit. Coyotes, badgers, and snakes are also present, and depends on the rodent population for the food. However, herbivores such as bison, uh, prairie chicken, and prairie dogs, as well as predatory wolves and mountain lions, has become almost extinct, and their range is greatly restricted. The occupation of the prairie and the plains by greater number of the people and domestic lively stocks have reduced the number of the extent of the native animals. Wildlife has left relatively undisturbed in the tropical grassland. Wild beasts, zebras, gazelles, along with the predatory lions,
Hyenas, cheetahs, leopards, and other carnivores share their plains with the numerous species of the birds, rodent, and insects. तो एक पैसेज है, इस पैसेज को हमने पढ़ा, इसके हम नोट टेकिंग करते हैं, किस तरह से इस पैसेज की नोट टेकिंग की जाती है। इस चेक योर प्रोग्रेस में हम देखते हैं जो मेन इंफॉर्मेशन है इस पैसेज में, जो मेन इंफॉर्मेशन दी गई है वो है इसमें इस पैसेज में दिखाया गया है कि ग्रासलैंड्स जो हैं वो दो तरीके के मेन उनकी जो कैटेगरी है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और दूसरा टेम्परेचर ग्रासलैंड है। इसलिए हम जो नोट टेकिंग में इस टेबल को हम दो कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी मेन हेडिंग्स में ट्रॉपिकल और टेम्परेचर टेम्परेट ग्रासलैंड जो है, यानी ये टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड में आ जाता है। तो उसके बाद हमने एक और कॉलम बनाए जिसमें हमने लोकेशन, रेनफॉल, वेजिटेशन, एनिमल्स जो इन ग्रासलैंड्स में रहते हैं, तो हम इस तरह से हम इस पैसेज की जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से हम इन टेबल्स में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अमेरिका में हमने देखा इस पैसेज में। और उसके बाद जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ अमेरिका है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और साउथ अमेरिका है। फिर उसके बाद रेनफॉल जो है, रेनफॉल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का रेनफॉल जो है वो किस तरह से होता है, यानी वो हाई है एंड ऑकर्स इन वन सीजन, यानी एक ही सीजन में रेनफॉल जो है वो गिरता है। और उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड में यहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है और विंटर्स इसमें यहाँ पर कोल्ड होता है और स्नोवी भी होता है इस ग्रासलैंड में। उसके बाद वेजिटेशन की बात करते हैं। ट्रॉपिकल रेनफॉल ग्रासलैंड की जो वेजिटेशन है वो वहाँ पर अकाकिया ज़्यादा देखने को मिलता है, बैम्बू ट्रीज देखने को मिलते हैं। और उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड की जो वेजिटेशन है वो, यहाँ के ट्रीज जो है वो बहुत ही रेयर होते हैं और दे मोस्टली टर्न इनटू फार्मलैंड्स, जो हम यहाँ पर इस कॉलम में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद एनिमल्स के बारे में बताना है। यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की जो एनिमल्स हैं वो वाइल्ड लाइफ है, वो अनडिस्टर्ब्ड वाइल्ड बीस्ट्स हैं, वो बर्ड्स हैं, रोडेंट हैं, इंसेक्ट्स हैं, लॉयंस हैं, चीताज हैं, जो हमने इस पैसेज में हमने देखा। अब हम देखते हैं इस पैसेज में जो टेम्परेट एनिमल्स, टेम्परेट ग्रासलैंड में जो भी एनिमल्स मेंशन्ड हैं वो है, वो कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं और स्नेक है, रैबिट है, रोडेंट है, वो सब मेंशन किया गया, तो हम इस कॉलम में लिखते हैं। तो इस तरह से हम पैसेजेस की नोट टेकिंग करते हैं, जिससे काफ़ी प्रिसाइज वे में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रिसाइज वे में रहती है और मेमोराइज करने में काफ़ी आसाइश रहती है। अब हम देखते हैं मौजू के मुख्तलिफ पहलू को पेश करने वाले हवाले, यानी पैसेज प्रेजेंटिंग डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक, यानी पैसेज में किस तरह से डिफरेंट आस्पेक्ट्स डिस्कस किए जाते हैं, इसको प्रेजेंट किए जाते हैं, इस पे हम देखते हैं। तो इसमें एक और एग्जाम्पल है द मॉरीज। इस एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे। इस एग्जाम्पल में है कि किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है किसी पैसेज में, उसकी भी नोट टेकिंग हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने इससे पहले दो पैसेज की नोट टेकिंग की। इस पैसेज को हम पढ़ते हैं। वन कुक फर्स्ट विजिटेड द आइलैंड ऑफ द न्यूजीलैंड, ही फाउंड देयर the people whom we call Maoris. They had come apparently for more northerly islands to New Zealand, probably about 4 centuries earlier, crossing the wide sea in their long double canoes. They were tall, well built people with brownish skins and long, wavy black hair.
Though they knew nothing of the metal or of making pottery, they were skilled workers in other ways. Their houses were built largely of timber and decorated with elaborate carving. Near at hand were little patches of the garden in which they cultivated root of their food. From the forest they brought their roots, other roots and berries and birds, whereas the river and sea supplied fish in great abundance. A kind of native flax from the swamps was woven and used with feathers, grasses, and bark in the making of clothing. They were at expert basket making, makers. They knew nothing of the cultivation of the cereals, such as wheat, had no domestic animals, and found few wild ones to hunt. The families were grouped into clans and tribes, which fought furiously with one another, each group living in a stockade village in the midst of which they was erected a tall lookout tower. Dancing was a favorite amusement of the women and girls, well as the men, including the exciting canoes races. तो एक कम्युनिटी के बारे में बताया गया है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह से इनका रहन सहन है, किस तरह से रहते थे, किन से खाते थे, किस तरह से वो फाइट करते थे, किस तरह से क्लॉन्स में रहते थे, किस तरह से ट्राइब्स में रहते थे और किस तरह से एक दूसरे के साथ फाइट करते थे। उनकी जो अम्यूजमेंट जो था उनका, वुमन का अम्यूजमेंट डांसिंग था और मैन का अम्यूजमेंट जो था वो कैनोय रेसिंग थी। तो ये मेन इन्फॉर्मेशन जो है इस एग्जाम्पल की। तो इन्हीं मेन इन्फॉर्मेशन को लेकर हम इसकी नोट टेकिंग कर सकते हैं टेबल्स में। यानी हम जो मेन हेडिंग्स हैं उनको हम टॉप पे रखते हैं, उसकी जो सब हेडिंग है उनको हम सब कॉलम्स में उनको सब रोज में उनको रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस की भी नोट टेकिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नोट्स की तंजीम, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स, यानी डायग्राम्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो हम पैराग्राफ्स को जब हम पढ़ते हैं, पैराग्राफ्स को हम टेबल्स में भी उसको समराइज कर सकते हैं, उसकी नोट टेकिंग टेबल्स में भी कर सकते हैं, डायग्राम्स में भी कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स में, या ट्री में हम उसकी जो नोट टेकिंग है उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो है ये सब डिपेंड होता है कि पैसेज जो है वो किस तरह की पैसेज है। तो ये सब पैसेज पे ही डिपेंड होता है कि क्या उसकी डायग्राम में उसकी नोट टेकिंग की जा सकती है या उसकी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, यानी ट्री चार्ट बनाया जा सकता है, फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है, या ट्री में उसको उस इंफॉर्मेशन को रखा जा सकता है। यानी वो सब जो है वो पैसेज पे ही डिपेंड है। यानी जिस तरह से इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है इस पैसेज में, जिस तरह की इंफॉर्मेशन है, तो उसी पे वो डिपेंड होता है कि किस तरह से उसकी नोट टेकिंग की जाती है। अब हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट की मदद से हम किस तरह से नोट टेकिंग करते हैं। इससे पहले हमने देखा टेबल्स की मदद से हम किस तरह से नोट टेकिंग करते हैं। अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट्स की मदद से भी हम नोट टेकिंग कर सकते हैं। ये एक पैसेज है, इसको हम पढ़कर हम इसकी नोट टेकिंग कर सकते हैं। ये पैसेज जो है ये फोटोसिंथेसिस पे है। फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा लिखा गया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोफिल का क्या रोल है और किस तरह से एनर्जी जो है वो कन्वर्ट की जाती है, वो किस तरह से कैप्चर की जाती है, फिर उस एनर्जी का किस तरह से यूज़ किया जाता है। फोटोसिंथेसिस में किस-किस का बहुत अहम रोल है, यानी क्लोरोफिल जो है उसके बारे में लिखा गया है, लीव्स के बारे में लिखा गया है। फिर उसके बाद जो स्टेजेस में उस इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी फर्स्ट स्टेज में फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखा गया, क्लोरोफिल के बारे में खास तौर पर कहा गया है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में किस तरह से क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, फिर सनलाइट को कंबाइन करके हाइड्रोजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किस तरह से कंबाइन किया जाता है और एक कार्बोहाइड्रेट, एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। फिर उसके बाद दिखाया गया है कि किस तरह से ग्लूकोज जो है वो यूजफुल किस तरह से है प्लांट के लिए, और किन सबस्टेंस में फाइनली ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं।
और इन केमिकल्स को प्लांट्स भी लेते हैं ग्रोथ के लिए, और एनिमल्स भी लेते हैं। तो लास्ट वाले जो इस पैराग्राफ पैसेज की लास्ट वाला जो पैरा है उसमें कंक्लूड किया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये किस तरह से इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेस है दुनिया में। फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे ही सब डिपेंड है, यानी जो पूरी कायनात जो है वो इसी पे डिपेंड है, वो सब जो कंक्लूडिंग मार्क में दिखाया गया है। तो एक पैसेज है, तो इस पैसेज की भी हम नोट टेकिंग कर सकते हैं, यानी फ्लो चार्ट में इसकी नोट टेकिंग करनी है। तो फ्लो चार्ट में किस तरह से हम इसकी नोट टेकिंग करते हैं, ये एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले जो मेन कैटेगरी है वो सबसे पहले सन के बारे में कहा गया है। उसके बाद सन जो है ये एनर्जी देता है। उस एनर्जी की मदद से जो ग्रीन लीव्स हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो क्लोरोफिल जो है वो सेपरेट करता है वाटर इन द लीव्स, यानी जितना भी वाटर है लीव्स के अंदर उसको सेपरेट करता है। फिर उसके बाद जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ उसको कंबाइन करता है। जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में उसको छोड़ता है ऑक्सीजन को। फिर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अ, जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बनता है। और उस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। फिर उस ग्लूकोज को ये दो हिस्सों में तकसीम होता है, यानी इस ग्लूकोज में दो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स। तो इस तरह से हमने इतनी बड़ी पैसेज को हमने इसकी नोट टेकिंग की, उसको शॉर्ट में समराइज किया फ्लो चार्ट में। तो इस तरह से हमारी जो इस तरह से हम इजीली मेमोराइज कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, इस तरह से आसानी से याद हो सकता है। तो बहुत सारे एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हम जो मेन इंफॉर्मेशन है किस तरह से उसको फ्लो चार्ट में यानी इसमें हम जो जिस तरह से पैसेज में इंफॉर्मेशन दिखाई गई है उस तरह से हमने इसमें सीक्वेंस में रखा है, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में रखा है, ताकि क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस पैसेज में जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है उसी तरह से हमने फ्लो चार्ट में भी उस इंफॉर्मेशन को उस तरह से प्रेजेंट किया है। अब हम देखते हैं ट्री डायग्राम्स जो है। ट्री डायग्राम्स की मदद से भी हम नोट टेकिंग कर सकते हैं। ट्री डायग्राम्स बहुत ही यूज़फुल हैं, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी मदद मिलती है। और ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम ये ज़्यादातर जो क्लासिफिकेशन वाली पैसेजेस जो होती हैं उनके लिए हम ट्री डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पर है, द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कॉमर्स। तो कॉमर्स में ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है, तो इस पैसेज को हम पढ़ते हैं। उसके बाद इसकी जो ट्री डायग्राम है उसको किस तरह से बनाया जाता है नोट टेकिंग में, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एनी कंट्री इज लार्जली डिपेंड अपॉन द एफिकेसी ऑफ इट्स transport system. Without the help of a good transport system, the expansion in the national and international trade would never take place. Broadly, the means of transport, both for purpose of trade and social activity, can be classified into three main divisions, that is land, water and air. तो इसमें इस पैराग्राफ में दिखाया गया है कि जो जो ट्रांसपोर्ट है उनको यूजुअली तीन कैटेगरी में उसको क्लासिफाई किया जाता है: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। फिर we are here concerned with the transport for trade. Of all the forms of the transport, road transport has shown the greatest growth in recent years. Road transport is also used as a complementary means of transport for other types of transport. Roads are indispensable links for carrying goods and people to and form railway station, ports, and airports. Transport by road may be both vehicular and non-vehicular. Non-vehicular transports include both animal and man, and animals such as horse, mules, and yaks are frequently used for carrying goods and passengers in hilly areas. Camel is the only means of transport in the desert area. Man is also sometimes used to carry goods. In a hilly area, porters and coolies carry goods with vehicles that cannot be used. Vehicular transport in developing countries include ancient block carts as well as modern automobiles. The invention of the automobiles has been of great significance.
to the modern industry and the commerce because of the high speed and low cost per kilometer. तो इसमें दिखाया गया है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट जो है इसमें 2 कैटेगरी फिर से है जिसमें जिसको हम वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट और नॉन वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट जो है इसमें बोथ एनिमल और मैन भी शामिल है और एनिमल्स की कैटेगरी जो है वो नॉन वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट में वो कौन-सी है, वो हॉर्स है, म्यूल है, यॉक है और कैमल्स भी इस्तेमाल होता है और मैन जो है ये समटाइम्स कभी-कभार इन गुड्स को कैरी करता है यानी हिली एरियाज़ में जैसे कि पॉटर्स होते हैं, कूलीज़ होती हैं, वो खुद ही इन गुड्स को कैरी करते हैं बैक पे या हेड पे, तो वो भी एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फिर उसके बाद वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है कि एंशिएंट वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, वो एंशिएंट ब्लॉक कार्ट्स हैं या आजकल मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स इस्तेमाल होता है। तो ऑटोमोबाइल्स जो है उसकी बहुत ही सिग्निफिकेंस है मॉडर्न इंडस्ट्री में और जिससे हमारी जो स्पीड है और लो कॉस्ट पर किलोमीटर जो है वो हो गया है। और उसके बाद इस पैसेज में दिखाया गया है कि रेलवे के वे के बारे में बताया गया है किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके में कितनी ग्रोथ हो गई है। रेलवे की वजह से कितने यानी जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसको किस तरह से कम किया जाता है यानी विद इन सेकंड्स में उसको यानी 1 सेकंड में कितना यानी जो रेल्स होती हैं यानी ट्रेन्स जो होती हैं वो कितनी स्पीड में चलती हैं और कितना जो लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट किया गया है रेलवेज़ की वजह से। और उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है। वाटर ट्रांसपोर्ट में जैसे कि इनलैंड ट्रांसपोर्ट, ओशन ट्रांसपोर्ट इसकी कैटेगरीज़ हैं और इनलैंड ट्रांसपोर्ट में रिवर्स और कैनल्स आते हैं और फिर उसके बाद कैटेगराइज़ किया गया है इनलैंड ट्रांसपोर्ट आर नॉट ऑलवेज़ रिलायबल। फिर उसके बाद जो ओशन और सी ट्रांसपोर्ट जो है वो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी चीपर है और इसमें हम बल्क में गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पैसेज में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं और कौन-सा ट्रांसपोर्ट किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि इस पैसेज को किस तरह से हम ट्री डायग्राम में उसको किस तरह से लिखते हैं, उसको किस तरह से पेन डाउन करते हैं। एक ट्री डायग्राम बनाई जाएगी यानी यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो इसकी मेन कैटेगरी है यानी जो मेन इंफॉर्मेशन जो है हेडिंग जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है यानी लैंड, वाटर और एयर। फिर लैंड के बारे में बताया गया है कि लैंड की भी जो 2 कैटेगरी है यानी वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट और नॉन वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट। फिर वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट को भी कैटेगराइज किया गया है यानी ब्लॉक कार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज। फिर नॉन वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट को भी 2 हिस्सों में इसको कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है यानी एनिमल्स और मैन। फिर उसके बाद देखते हैं हम वाटर ट्रांसपोर्ट जो है। वाटर ट्रांसपोर्ट को भी 2 हिस्सों में इसको क्लासिफाई किया गया है यानी इनलैंड ट्रांसपोर्ट और ओशन ट्रांसपोर्ट। और इनलैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में यानी इनलैंड ट्रांसपोर्ट को हम 2 हिस्सों में इसको कैटेगराइज करते हैं यानी रिवर्स और कैनाल्स। फिर उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट जो इस पैसेज में एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में फर्दर कैटेगरीज क्लासिफाई नहीं किया गया है। तो यहाँ तक ही था यानी जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट को ही कैटेगराइज किया गया है। तो हमने इस नोट टेकिंग में इसको शामिल किया है। तो इस तरह से हम फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स जो है या ट्री डायग्राम्स की मदद लेकर हम नोट टेकिंग कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये पैराग्राफ्स पे डिपेंड होता है कि किस तरीके के पैराग्राफ जो है अगर क्लासिफिकेशन वाला पैराग्राफ है तो वहाँ पर हम ट्री डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अगर पैराग्राफ के अंदर या पैसेज के अंदर अगर इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंस में फ्लो होती है तो हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होगी तो उनको हम टेबल्स में रख सकते हैं। अब हम देखते हैं जो बाकी कैटेगरीज होती हैं यानी दीगर खाके जो बाकी कैटेगरीज रहती हैं नोट टेकिंग की किस तरह से हम बाकी यानी फ्लो चार्ट या डायग्राम या ट्री डायग्राम के अलावा
हम किस तरह से हम बाकी डायग्राम्स का इस्तेमाल करके हम इन्फॉर्मेशन को यानी उस नोट टेकिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो यहाँ पर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बताया गया है। इनको हमें किस तरह से इस इन्फॉर्मेशन को अम, इसकी नोट टेकिंग करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट वाली कैटेगरी में यहाँ पर आई इस तरह से ये एक दूसरी एक डायग्राम है या ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है, ज़्यादातर हम ट्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, टेबल्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की डायग्राम्स का बहुत कम इस्तेमाल होता है और ये डायग्राम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन होगी। तो अ, इस तरह से हम इसको इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन मैनर में इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, सबसे पहले इसमें अर्थ आएगा, फिर उसके बाद ट्रोपोस्फेयर, फिर थर्ड जो इसकी कैटेगरी है, थर्ड लेयर जो है ट्रोपोपॉज़ है, फिर उसकी फोर्थ कैटेगरी है स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर जो पांचवी कैटेगरी है उसकी वो आयोनोस्फेयर है। तो इस तरह से हम इस सीक्वेंस में भी इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं, इसकी नोट टेकिंग इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। इस यूनिट में हमने देखा कि किस तरह से नोट टेकिंग की जाती है, किस तरह से हम डायग्राम्स का इस्तेमाल हम करते हैं, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमने इस यूनिट में देखा और हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो मेन कैटेगरीज होती हैं उनको किस तरह से सबसे टॉप पे रखा जाता है और उसकी सब कैटेगरीज को उसको मेन कैटेगरी के नीचे रखा जाता है और किस तरह से इंफॉर्मेशन को कॉलम्स में, रोज में इंफॉर्मेशन को रखा जाता है या अगर कोई इंफॉर्मेशन जो है जो सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके लिए हम फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके अलावा हमने देखा कि जो ट्री डायग्राम्स हैं, ट्री डायग्राम्स हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जब इंफॉर्मेशन कोई भी क्लास यानी अगर किसी पैसेज में कोई इंफॉर्मेशन जो है वो क्लासिफाई हो रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो हम उसको ट्री डायग्राम्स की मदद से उसकी नोट टेकिंग ले सकते हैं और उसके अलावा हम बाकी डायग्राम्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये इस तरीके की डायग्राम जो है वो बहुत ही कम इस्तेमाल होती है और जो ट्री डायग्राम है, टेबल्स हैं, फ्लो चार्ट है, वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब हम यूनिट 4 जिसका अनुमान है मेकिंग इफेक्टिव समराइज़ेज़, तो हम किस तरह से समराइज़ करते हैं, उसकी क्या टेक्नीक है, हम इस यूनिट में हम वो डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट की साकत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम इस यूनिट का थोड़ा तारुफ देंगे, फिर पैराग्राफ, कती और खुलासा इस पर हम बात करते हैं। खुलासा लिखना, किस तरह से खुलासा लिखा जाता है, वो हम देखेंगे और हम यानी 4.3 जो खुलासा लिखना है और जो आर्ट है यानी आर्ट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो किस तरह से वो आर्ट ऑफ कंडेंसेशन क्या है वो हम जानेंगे। आइडेंटिफाइंग द टॉपिक्स ऑफ सेंटेंसेस यानी मौजू के जुमलों की शिनाख्त करना और अहम ख़यालात की निशानदही करना, यानी आइडेंटिफाइंग द की आइडियाज़, अहम दावे और माउन दलाइल की निशानदही करना और खुलासा करने की तनकीदें और उसकी टेक्नीक और उसके बाद हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम जानेंगे कि जो पैसेजेस हैं, पैसेजेस को किस तरह से समराइज किया जाता है, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, समराइज करने की टेक्निक्स क्या हैं, यानी हम एसेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन से किस तरह से इसको सेपरेट किया जाता है, किस तरह से हम रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन को किस तरह से रिमूव करते हैं, ग्रामेटिकल फीचर्स जो है उनको किस तरह से रिस्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, हम किस तरह से ग्रामेटिकल फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो लॉन्ग सेंटेंसेस हैं उनको हम पैराफ्रेज करके हम कुछ ग्रामेटिकल फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं या किस तरह से हम उन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो सेंटेंसेस और आइडियाज़ को लिंक करते हैं। उसके बाद ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से एक सिस्टमैटिक वे होता है, कौन से सिस्टमैटिक टेक्निक्स होती हैं जिनको हम समराइज़ करने में हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में भी हम इस यूनिट में जानेंगे।
तो सबसे पहले हम इस यूनिट का तारुफ देते हैं। जैसे कि हमने देखा कि नोट टेकिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्नीक है, जो हम क्लासरूम्स में करते हैं या रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम यूजुअली नोट टेकिंग करते हैं, या किसी भी टेक्स्ट को हम समराइज़ करने की कोशिश करते हैं, या चाहे वो एकेडमिक पर्सपेक्टिव में हो या नॉन एकेडमिक पर्सपेक्टिव में हो, हम हमेशा इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो समराइज़ करने के क्या तरीके हैं, वो हम इस यूनिट में देखेंगे। जैसे कि नॉन एकेडमिक पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं, जैसे कि हमने कोई मूवी देखी होगी, अगर हमें उस मूवी को हमें अपने फ्रेंड के साथ यूजुअली हम डिस्कस करते हैं। हम उस मूवी के बारे में हम उसको मेन जो आइडियाज़ हैं, मेन थीम जो है उसको डिस्कस करते हैं। हम उस मूवी को पूरा समराइज़ करते हैं, फिर हम अपने फ्रेंड्स के साथ उस मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। फिर हम उस अपने फ्रेंड को उस मूवी के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से हम समराइज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ़ में हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करते हैं, यानी या हम एकेडमिक डिसिप्लिन में उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नॉन एकेडमिक पर्सपेक्टिव की बेसिस पे भी हम समराइज़ करते हैं। या कोई न्यूज़पेपर में अगर हम देखते हैं एडिटोरियल्स जो हैं, कोई लॉन्ग एडिटोरियल्स होगी, लेकिन लॉन्ग एडिटोरियल्स को जो उसकी हेडिंग्स होती हैं, तो वो खाली 5 वर्ड्स से पता चलता है कि ये पूरा जो एडिटोरियल है, वो किस बेसिस पे है। तो वो भी जो 5 वर्ड्स हैं, यानी हेडिंग जो है, वो उन उस पूरे एडिटोरियल को समराइज़ करता है। या अगर हम देखते हैं कि समराइज़ करने में जो मेन जो कीवर्ड्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, हम कुछ लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं, या ये सब डिपेंड होता है कि कौन-सा जो राइटिंग पर्पज़ क्या है, यानी राइटिंग पर्पज़ पे ही डिपेंड है कि क्या हमारी जो राइटिंग है, क्या जो ये पैसेज है, ये पैराग्राफ है, क्या ये वन वर्ड में ये समराइज़ हो सकती है या कुछ लाइन्स में समराइज़ हो सकती है। तो ये सब जो है, ये पर्पज़ ऑफ राइटिंग पे ही डिपेंड है या पैसेज पे डिपेंड है, पैराग्राफ पे डिपेंड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि हम समराइज़ क्यों करते हैं? समराइज़ इसलिए हम करते हैं ताकि हमें जो मटेरियल हमें फ्यूचर रेफ़रेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं या फ्यूचर में हमें इसको यूज़ करना है, तो हम इस इन्फॉर्मेशन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, फिर से हम उसको दोहराते नहीं हैं, बल्कि हम इस इन्फॉर्मेशन को जो हमने किसी भी टेक्स्ट को पढ़ा है, फिर उस टेक्स्ट का जो हमने समराइज़ दिया है, इसको शॉर्ट में इसको लिखने की कोशिश की है, तो उसको हम फ्यूचर रेफ़रेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम बुक्स बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम बुक्स को ए टू ज़ेड जो है वो याद रखते हैं, बल्कि हम उसकी मेन जो थीम है, मेन आइडियाज़ हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको याद रखने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हीं की पॉइंट से हम एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करते हैं। या क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा है, या किसी प्रेजेंटेशन में लेक्चर के दौरान हम नोट टेकिंग करते हैं, हम लेक्चर के जो लेक्चर ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको हम समराइज करने की कोशिश करते हैं, या रिसर्च पेपर को हम समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फिर से हम यूज़ कर सकते हैं। फिर से हमें इस लॉन्ग टेक्स्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर से हमें इन बुक्स को हमें ए टू ज़ेड याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम समराइज़ करते हैं तो हमें काफ़ी ईज़ी हो जाता है कि हम इसको मेमोराइज़ करें। तो यानी जो लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन रहती है, हमें वो याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है, बल्कि हम इस समराइज़ जो हमने इन्फॉर्मेशन को समराइज़ की है, खाली हम उसको याद रखते हैं, जिसकी मदद से हम एग्ज़ाम में लिखते हैं। हम कहीं पर भी उस टेक्स्ट के बारे में, उस पैसेज के बारे में कहीं पर भी लिख सकते हैं, या अपने उस आइडियाज़ को इलैबोरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ्स, अ पैरेसीज़ एंड समरीज़, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी पैराग्राफ्स का ती और खुलासा, इसके बारे में हम देखते हैं किस तरह से जो पैराफ्रेज़िंग की जाती है पैराग्राफ्स के अंदर, या किस तरह से प्रेसी की जाती है, किस तरह से समराइज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैराफ्रेज़ जो है वो क्या है? पैराफ्रेज़ यानी जब हम किसी आइडिया को अपने
उसको रीराइट करने की कोशिश करते हैं, जो उसका ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, उनको हम नहीं लेते हैं, बल्कि हम कुछ डिफरेंट वर्ड्स लेते हैं, बल्कि जो उसकी जो ओरिजिनल मीनिंग है, वो सेम रहती है। ओरिजिनल मीनिंग सेम रहती है, लेकिन वर्ड्स जो हैं, वो डिफरेंट रहते हैं। तो उसको हम पैराफ्रेज़ कहते हैं। यानी रीराइटिंग समथिंग यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल मीनिंग। यानी उस आइडिया को हम लिखते हैं, ओरिजिनल मीनिंग को हम कैरी करते हैं, बट हम डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट फ्रेजेस, डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट सेंटेंस का इस्तेमाल हम करते हैं, उसको हम पैराफ्रेज कहते हैं। तो पैराफ्रेज जो है, इसमें मेन जो बात ये है कि उसमें ओरिजिनल मैसेज जो है वो कैरी हम करते हैं। इसमें जो रीडर होगा, या जिसने इस पर्टिकुलर इस टेक्स्ट को पढ़ा है, उस टेक्स्ट को किस तरह से अपने वर्ड्स में किस तरह से दोहराता है, उसको हम पैराफ्रेज कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रेसी। प्रेसी जो है वो हम यूजुअली वो एक रिड्यूस्ड फॉर्म रहती है, किसी भी ओरिजिनल पैसेज का एक रिड्यूस्ड फॉर्म रहती है, यानी वो 1/3 रहता है किसी भी पैसेज का। इस प्रेसी में क्या रहता है, खाली इम्पोर्टेंट आइडियाज़ जो है वो रिटेन होती है इसमें, खाली इम्पोर्टेंट आइडियाज़। और लेकिन जिस तरीके से आइडियाज़ ऑर्गेनाइज़ मैनर में रहते हैं, उसी तरह से प्रेसी में भी और आइडियाज़ जो है उस तरह से फ्लो रहते हैं। फिर उसके बाद समरी जो है वो क्या रहती है, समरी जो ओरिजिनल टेक्स्ट के जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसका जो एक शॉर्टर फॉर्म है, उसको हम समरी कहते हैं। यानी इसमें जो मेन आइडियाज़ हैं वो कम्युनिकेट होते हैं, उसमें जो सपोर्टिंग आइडियाज़ होते हैं वो भी इसमें हम शामिल करते हैं। मेन आइडियाज़, सपोर्टिंग आइडियाज़ को हम इस समरी में रखते हैं। लेकिन हम इस समरी को अपने वर्ड्स में लिखते हैं। इसमें जो ओरिजिनल राइटर के वर्ड्स होते हैं वो हम समरी में इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। बल्कि या हम ये कह सकते हैं कि जो राइटर की जो ओरिजिनल थॉट्स होते हैं, हम उसी को पैराफ्रेज भी कर सकते हैं इसमें। हम समरी में हम इसमें बोथ यानी दोनों स्किल्स इस्तेमाल होते हैं, यानी पैराफ्रेजिंग का भी इस्तेमाल होता है, यानी या प्रेसी का भी इस्तेमाल होता है। तो दोनों स्किल्स का हम समरी में इस्तेमाल करते हैं। यानी समरी जो है वो एक ओरिजिनल टेक्स्ट का एक शॉर्टर फॉर्म रहता है, जो मेन आइडियाज़ को कम्युनिकेट करता है, और सपोर्टिंग आइडियाज़ भी इनमें शामिल रहती है। अब हम बात करते हैं राइटिंग समरीज़, यानी द आर्ट ऑफ कंडेंसेशन को हम देखते हैं। आर्ट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो क्या है, यानी कंडेंसेशन का जो फन है वो क्या है। या प्रेसी और समरी को राइट करने के लिए एक कॉन्साइज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें समरीज़ को प्रैक्टिस करने से पहले हमें अपने वर्ड्स को देखना पड़ता है, यानी हमारी अपनी राइटिंग को देखना पड़ता है। किस तरह से हम टेक्स्ट को अगर हमें समराइज़ करने की कोशिश करते हैं, या किसी भी पैराग्राफ हो, किसी भी कोई भी पैसेज हो, जब हम उसको समराइज़ करने की कोशिश करते हैं, हम प्रेसी का इस्तेमाल करते हैं, हम पैराफ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं, या हम समरी उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस आर्ट के लिए, इस फन के लिए हमें एक कॉन्साइज़ लैंग्वेज का जो डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्साइज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, और किस तरह से कॉन्साइज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। वो जैसे टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे राइटर्स यूजुअली जो है वो प्रोज़ के अंदर एक्स्ट्रा वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, या कुछ फ्रेजेज़ ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो मीनिंग तो कैरी नहीं करते हैं, लेकिन एक एक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड करते हैं, या एक स्टाइल ऑफ राइटिंग हो सकता है वो। तो उन वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स, या उन फ्रेजेज़ को हम यूजुअली एलिमिनेट करते हैं समरी के अंदर। तो एलिमिनेट द अननेसेसरी वर्ड्स एंड फ्रेजेज़। तो ये सबसे पहला मेन टेक्नीक है, मेन तरीका है, जो मेन फन है, वो है एलिमिनेट द अननेसेसरी वर्ड्स एंड फ्रेजेज़। यानी जो अननेसेसरी फ्रेजेज़ हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको हम एलिमिनेट करते हैं, उनको हम रिमूव करते हैं समरी में। किस तरह से हम रिमूव करते हैं उस वर्ड्स को, या उन फ्रेजेस को जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। जैसे एग्जांपल को हम देखते हैं,
Completing the project proposal by June 10 is an impossibility without some kind of extra help. इसको हम इस तरह से कंसाइज वर्जन जो है इस सेंटेंस का वो ये हो सकता है, कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट प्रपोजल बाय जून 10 इज इम्पॉसिबल विदाउट हेल्प। तो यहाँ पर जो इम्पॉसिबिलिटी या विद सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा हेल्प जो है वो हमने उसको रिड्यूस किया और हमने उसको एलिमिनेट किया और इस तरह से कॉन्साइज मैनर में, कॉन्साइज वे में हमने इस सेंटेंस को रिराइट कर दिया। या एक और एग्जाम्पल है, फॉर ऑल पर्पज अमेरिकन on certain factors that are really more psychological in kind than of any general than of any given technological aspect। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं बहुत सारी जो है अननेसेसरी वर्ड्स हैं, अननेसेसरी फ्रेजेस हैं, उनको हम अगर एलिमिनेट करते हैं तो ये सेंटेंस है जो है वो किस तरह से इसका कॉन्साइज वर्जन जो है वो क्या हो सकता है, अमेरिकन इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स मोर ऑन साइकोलॉजिकल देन ऑन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसमें जो वर्ड्स जो हमने एलिमिनेट किए हैं वो है इन सर्टेन फैक्टर्स दैट आर रियली या जनरली इन काइंड देन या एनी गिवन, इस तरह से हमने इन वर्ड्स को इन फ्रेजेस को हमने एलिमिनेट किया। इस तरह से हम जो सेंटेंसेस हैं उसको कंसाइज वे में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। या एक सिंगल वर्ड से हम किस तरह से फ्रेजेस को हम किस तरह से सिंगल वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कन्वर्ट फ्रेजेस इनटू सिंगल वर्ड्स। ये दूसरी टेक्निक है, दूसरा आर्ट है जो हम पैराफ्रेजिंग में इस्तेमाल करते हैं, जो हम नोट टेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है, ही इज नेवर लेट एंड ही इज ऑलवेज ऑन टाइम। तो ही इज नेवर लेट एंड ऑलवेज ऑन टाइम, इसके लिए एक वन वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ही इज पंक्चुअल। तो मेन इंफॉर्मेशन जो है, जो ओरिजिनल मीनिंग जो है वो सेम है, लेकिन हमने डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, इनको कंसाइज मैनर में इसको प्रेजेंट किया है। ही इज नेवर लेट एंड ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, तो हमने इसके बदले ही इज पंक्चुअल का इस्तेमाल किया है। या एक और एग्जाम्पल, द एम्प्लॉई वॉच एम्प्लॉय, या द डिपार्टमेंट शोइंग द बेस्ट परफॉर्मेंस, इसको हम कंसाइज वे में लिख सकते हैं, द बेस्ट परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरह से हम जो फ्रेजेस हैं उनको, अननेसेसरी वर्ड्स हैं, अननेसेसरी फ्रेजेस हैं, उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। या लॉन्ग सेंटेंसेस, लॉन्ग वर्ड्स को हम सिंगल वर्ड से भी हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं आइडेंटिफाइंग द टॉपिक सेंटेंस, यानी मौजू के लिए जुमलों की शिनाख्त करना, किस तरह से टॉपिक सेंटेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। टॉपिक सेंटेंस यानी जो मेन थीम रहती हैं किसी पैराग्राफ में या पैसेज में, जो उसकी मेन थीम रहती हैं, उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। ये टॉपिक सेंटेंस जो है ये इस पैसेज की एक, इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो रहती है। और किस तरह से ये सेंटेंस के या तो बिगिनिंग वाले पोर्शन पे रहता है, यानी मेन जो सेंट्रल थीम जो है, या तो वो इनिशियल पैराग्राफ में हम उसको देख सकते हैं, मिडिल वाले पैराग्राफ में देख सकते हैं, या लास्ट वाले पैराग्राफ में भी हम देख सकते हैं। और जो मेन जो सेंटेंस का जो मेन आइडिया रहता है उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ का जो मेन आइडिया, हर किसी पैराग्राफ के अंदर मेन आइडिया जो रहता है वो डिस्कस किया जाता है पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ का जो मेन आइडिया रहता है उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। जो हमने पिछले यूनिट में भी इसको हमने डिस्कस किया कि टॉपिक सेंटेंस जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम टॉपिक सेंटेंस हम पैराग्राफ का देखते हैं तो पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस या तो पैराग्राफ के इनिशियल वाले सेंटेंस में देखने को मिलता है, या तो वो टॉपिक सेंटेंस मिडिल पोर्शन में भी देखने को मिल सकता है, या लास्ट वाले पोर्शन, पैराग्राफ के लास्ट वाले पोर्शन में भी हम उसको देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है एक पैराग्राफ को हम लेते हैं। इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि इस पैसेज में हम देखेंगे कि किस तरह से जो मेन आइडिया है या सेंट्रल आइडिया है, यानी टॉपिक सेंटेंस जो है इसको वो क्या है। इसको मैं पढ़ती हूँ। फॉर मेनी ईयर्स
People have wished they could fly through the air like birds. Skydivers have found a way to find to fly without a machine. They jump from the airplane and fall at the rate of 120 miles per hour. The fall is so smooth that they don't feel like they are moving at all. When they pull the ripcord on their parachute, they float the rest of the way to the ground. तो एक पैसेज है, इस पैसेज का हमें देखना है कि इसका जो टॉपिक सेंटेंस है वो क्या है। इसका जो टॉपिक सेंटेंस उसको अगर हम समराइज करते हैं, ये जो है ये स्काई ड्राइवर्स जो है, स्काई ड्राइवर्स हैव फाउंड अ वे टू फ्लाई विदाउट अ मशीन, जिसके मेन सेंटेंसेस हैं। या दूसरा, द फॉल इज सो स्मूथ दैट दे डू नॉट फील लाइक दे आर मूविंग एट ऑल। या तीसरा, फॉर मेनी years people have wished that they could fly through the air like birds। और चौथा, द जंप from the airplane and the fall at the rate of 120 miles per hour। तो ये जो तीन सेंटेंसेस में हमने इस पैराग्राफ को, पैसेज को हमने इसको समराइज किया है। तो इस जो इनमें हमने चार सेंटेंसेस में हमने इसको समराइज किया, लेकिन जिसको टॉपिक सेंटेंस है वो जो है वो सबसे पहला वाला सेंटेंस है, यानी स्काई ड्राइवर्स हैव फाउंड अ वे टू फ्लाई विदाउट अ मशीन। जो इसमें बाकी सेंटेंसेस हैं वो एक वो इंफॉर्मेशन ऐड करती है, लेकिन जो मेन सेंटेंस है वो सब स्काई ड्राइवर्स पे ही बात की जा रही है, उस स्काई ड्राइवर्स के बारे में बताया गया है। और जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो थीम को, वो मेन थीम नहीं है, यानी टॉपिक सेंटेंस नहीं है इस पैसेज का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टॉपिक सेंटेंस जो है वो मेन सेंटेंस रहता है या मेन थीम रहती है पैसेज के अंदर, पैराग्राफ के अंदर। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग द की आइडियाज। की आइडियाज को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। जब राइटर किसी भी की पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और उन की पॉइंट्स को, उनकी आइडियाज को किस तरह से देखा जाता है। जो की आइडियाज रहती हैं, यानी जो जब राइटर उन की वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, फिर इन की वर्ड्स को इलेबरेट करने की कोशिश करता है, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक कुछ इलस्ट्रेट करने की कोशिश करता है। पर रीडर का जो एक मेन जो जॉब रहता है कि वो राइटर के इनकी आइडियाज को देखे, उनकी आइडियाज को ग्रैस्प करने की कोशिश करे। और वो किस तरह से की आइडियाज को ग्रैस्प करता है जब स्किमिंग की जाती है। स्किमिंग के दौरान जो की आइडियाज है उनको हाईलाइट किया जाता है, उनको अंडरलाइन किया जाता है, जिसकी मदद से जो रीडर है उनको, उनका जो फोकस जो है वो पूरा बरकरार रहता है कि इस टेक्स्ट का जो मेन आइडिया जो है वो क्या है। तो इस हाइलाइटिंग की मदद से हम मेन आइडियाज को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो मेन आइडियाज को हम फाइंड कर सकते हैं हाइलाइटिंग के जरिए। इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग द मेन क्लेम एंड सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट। यानी जब राइटर मेन क्लेम लिखता है या सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स अपने इस टेक्स्ट में इंक्लूड करता है, तो मेन आइडियाज को किस तरह से हाईलाइट किया जाता है, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह से देखा जाता है। एक जो रीडर है वो किस तरह से मेन आइडियाज को फाइंड आउट करेगा, वो किस तरह से सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स को फाइंड आउट करता है। सबसे बेहतर टेक्नीक जो है वो स्किमिंग है। जब जो रीडर जो है जब वो स्किमिंग करता है, स्किमिंग के ज़रिए ही वो थीसिस का जो मेन सेंट्रल आइडिया जो रहता है वो उसको समझने की कोशिश करता है, उस मेन आइडियाज़ को हाइलाइट करने की कोशिश करता है। जब रीडर मेन आइडिया को हाइलाइट करने की कोशिश करता है, उसके बाद वो ऑथर के स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स को देखता है, उसकी ओवरऑल पोज़ीशन को देखता है, उसके जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसको देखने की कोशिश करता है। आपका शुक्रिया।